Ishra, how are you? Ishra, are you there? Yes, sir. I'm good. All well? Yes, sir. Since last 2 days you are not joining class. Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम हो गई थी That's घर why में. that's why I asked you. All well, na? यस सर अभी So, ठीक है. should we wait for 2 3 minutes यस सर so that श्योर. other may also join, है ना? यस सर. We will start very soon, within 2 or 3 minutes.
रोशनी, स्टार्ट करें? Yes, sir. गुड इवनिंग रोशनी, Yes, sir. Good evening, sir. कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इफ एनीबडी join, will join later. So, dear learners, yesterday we were discussing about matrix and their types, their uses, and some examples also that we have discussed. And also, we have touched little about determinants, what is determinants, and how we can calculate the value of determinant. सो डिटर्मिनेंट्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमने कल डिस्कस किया. लाइक आई एम जस्ट गिविंग ओवरव्यू कि अगर कोई एक ही एलिमेंट्स है तो उसको हम कहेंगे सिंगल एलिमेंट डिटर्मिनेंट्स. दो हैं तो उसमें टू ऑर्डर का होगा. ये कल हम छोटा छोटा इसको हम ओवरव्यू लिए थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए. ये मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, और हमने कल बताया था कि मैट्रिक्स को तो हम लिखते हैं एक तरह से ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में. लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट्स की बात करें तो उसके लिए हम उस ब्रैकेट की जगह हम दो लाइन लेते हैं, जिसको मॉडुलस में भी यूज करते हैं हम लोग. ये जो दो लाइन दिख रही हैं आपको, इनको यूज करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं. तो ऐसा ही एग्जांपल, चूँकि आज मैं कोशिश करता हूँ आपको, चूँकि मैथमेटिक्स बिना चॉक बोर्ड के थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आई एम ट्राइंग टू शेयर वन चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड टू यू to discuss how we calculate the value of determinants. Give me time for a second. I am just sharing the whiteboard.
बोर्ड इज विजिबल? Yes, sir. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? एक मिनट, आज आप Yes, लोगों की sir. आवाज भी कम आ रही है। या इसका इसकी just trying to use whiteboard. So you have one matrix like A equal to, दिस इज मैट्रिक्स आपकी, थोड़ा सा चलाने में भी दिक्कत होगा, 2 3 4 5 1 2, here 0 3 1. This is your, सॉरी अच्छा उल्टा जा रहा है, इसको यूज भी करने से बार बार आएगा ये, क्योंकि इसमें प्रॉपर हो नहीं रहा है ये। क्या था लास्ट में हमारा? यहाँ था आपका ये पेन लेना होगा तब ये चलेगा। डे इट वाज, यहाँ आपका क्या बन रहा है ये? ओके 7 ले लीजिए, चलिए और इसको मिटा ही लेते हैं क्योंकि आपको क्लियर नहीं विजिबल होगा ये। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट तो है बट यस, दिस वाज मैट्रिक्स। ओके, आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. This is matrix A, and here we have to find out the value of determinant A. So हम इसको
इसलिए ब्लैक बोर्ड यूज किया क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल से समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ए, और इसको निकालने का जो तरीका है मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है इसका, 2। उस 2 को आप मल्टीप्लिकेशन में रखिए और एक इसके सब मैट्रिक्स बनाइए, सॉरी सब डिटरमिनेंट्स बनाइए। कल अगर इनको याद हो रोशनी को, तो मैंने कहा कि अगर हम 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे, इस लाइन को ऐसे क्रॉस कर देंगे रो को, और इसको वर्टिकल को ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट्स में जो बचेंगे वो बचेगा 1 2 3 और 1। पहला कहा था मैंने, पहला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा, और फिर हम लेंगे इसको 3 के कॉरेस्पॉन्डेंस में, तो 3 मल्टीप्लाई करिए और एक छोटा सा एक सब डिटरमिनेंट्स बनाइए। 3 के कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने कहा कि जिसमें भी 3 आ रहा है उस रो को आप क्रॉस करिए ऐसे, और उस कॉलम को क्रॉस करिए, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेगा 5 0 2 1, और इसको भी एक ये हो गया आपका मैट्रिक्स। ये भी कैसे चलेगा ये, इस बार मुझे थोड़ा सा इसको समझने में अभी टाइम लगेगा। चलिए वी विल ट्राई। was 1, दिस इज, और थर्ड कौन सा है, थर्ड फिर +4, और एक छोटा सा फिर एक लीजिए आप डिटर्मिनेंट्स, और जिसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे 4 के कॉरेस्पॉन्डेंस में आप देखेंगे, तो जो ये फर्स्ट रो है इसको ऐसे कट करिए, और जो थर्ड कॉलम है उसको ऐसे कट करिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बचेंगे 5 1 0 3, 5 1 0 3। इसको अब हम कैसे सॉल्व करें आगे, इक्वल टू 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ब्रैकेट बंद, आगे ये फिर माइनस है 3, फिर एक छोटा सा ब्रैकेट लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट बंद, प्लस 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ब्रैकेट बंद। इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये होगा 2, और 1 1 जा 1 माइनस 6 ब्रैकेट बंद, माइनस 3 ब्रैकेट शुरू, 5 1 जा 5 माइनस 0 ब्रैकेट बंद, प्लस 4, और 5 3 जा 15 माइनस 0 ब्रैकेट बंद, और इसको आप सिंप्लीफाई करिए, दैट इज -5 2 जा -10 होगा ये, और ये 5 में से 0 का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 5 3 जा दैट इज आल्सो -15, एंड हियर प्लस 15 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 आएगा, 15 4 जा दैट इज 60, तो ये आप देखिए माइनस के 25 हुआ, इक्वल टू -25 प्लस 60, मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। मीन्स ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 35, दिस इज योर आंसर। और इस तरीके से हम बाकी भी आंसर निकालेंगे। या पहले मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ, बताएं इसमें कुछ प्रॉब्लम थी आपको। एक मैट्रिक्स दी हुई थी जिसमें आपको
डिटर्मिनेंट्स में उसको कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। और सबसे पहले जो कॉरस्पॉन्डिंग के लिए मैंने सब मैट्रिक्स का तरीका बताया, मैं आपको इसको बैक कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट को। दिस इज दैट वाज मैट्रिक्स ए। इसके कुछ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स दिए हुए थे और हमसे कहा था कि इसके डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू बताइए, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का तरीका है कि आप फर्स्ट कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डेंस में एक छोटा डिटर्मिनेंट्स लीजिए, इसको हम बोलते हैं को डिटर्मिनेंट्स, और कई बार इसको हम को फैक्टर भी बोलते हैं। फिर 3 के कॉरस्पॉन्डेंस में मैंने ये माइनस इसलिए लिया, पहला साइन होता है प्लस माइनस प्लस, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डेंस में लेंगे तो फिर माइनस प्लस माइनस, और फिर इस वाली रो की कॉरस्पॉन्डेंस में अगर हम लेंगे अगेन प्लस माइनस, मीन्स इसके जो सिंबल होंगे, सॉल्व करने के जो सिंबल होंगे वो मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हमें याद रखना है कि अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डेंस में अगर कोई भी आगे सॉल्व करेंगे तो इनके जो साइन का है वो क्रम, वो सीरियल, वो यही रहेगा। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डेंस में हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने इसमें निकाला, 2 को यहाँ रखा और छोटा मैट्रिक्स जो था ये बचा था, बाकी ये वाला है, दिस वन। ये देखिए 2, ये 1 2 3 1, 3 के कॉरस्पॉन्डेंस में हमने देखा कि 3 के कॉरस्पॉन्डेंस में लेते तो इसको काटिए और इसको काटिए, बचेगा केवल 5 0 2 1। 4 के कॉरस्पॉन्डेंस में अगर आप लेते हैं, मैं डबल काट देता हूँ, ये 4 के कॉरस्पॉन्डेंस में डबल लाइन कट गई और ये आपका ये वर्टिकल कट गया, तो बचा 5 1 0 3, राइट। अब ये जो छोटा सा सब मैट्रिक्स है 2/2 का, सॉरी डिटर्मिनेंट्स जो है छोटा सा स्मॉल, इसको सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और माइनस करिए, 1/1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इस सिंबल को हमने ऐसे रहने दिया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, 4 में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, सिंपल। बाकी तो सिंप्लीफाई करना है हमको और आंसर विल बी 35। यहाँ आपको अगर कोई दिक्कत है तो बोलें। No, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. तो पहले इसको हम थोड़ा सा साइड लाइन करते हैं, आपका जो है स्टडी मटेरियल है उसको शेयर करते हैं पहले।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो, my voice is not coming, sorry, that was muted. मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स. अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स हमारे पास है 3/3 का, 2/2 का, 4/4 का, अगर हम उसको रो को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो बना देते हैं, वो हमेशा कहलाता है, क्या कहलाता है वो, कौन सा, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो कौन सा मैट्रिक्स होगा वो होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स. यहाँ पर भी हमने देखिए यहाँ पर टी लगाया है. अगर हमने, ये हमारी पहली डिटर्मिनेंट्स था, हमारी जो ये कॉलम्स थी हमने इनको रो बना दिया. फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो. तो हमने, अगर आप इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, देखने में तो आपको ये दोनों डिटर्मिनेंट्स एकदम अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन वन डिटर्मिनेंट इज ट्रांसपोज ऑफ अदर डिटर्मिनेंट्स. तो आप इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू विल बी सेम. So this is the fundamental rule of determinants. If the rows or columns are interchange, all रो को चेंज करना होगा आपको, किसी एक को नहीं. ऑल रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए या ऑल कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करिए, द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू विल बी सेम. गॉट इट? Yes, sir. Next property is also there. If two rows or columns, केवल दो रो, यहाँ तो हमने ट्रांसपोज कर दिया था, यानी कि अगर ये खड़ा हुआ अगर मैट्रिक्स है तो उसको हमने लेटा दिया, या लेटा हुआ मैट्रिक्स है तो उसको खड़ा कर दिया. मीन्स रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है. अगर हम कोई भी दो रो को आपस में चेंज कर देंगे, जैसे इसमें एग्जांपल में आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो को हमने थर्ड रो से या थर्ड चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. जहाँ फर्स्ट रो थी, फर्स्ट को हम थर्ड में ले आए, थर्ड रो को हम फर्स्ट में ले आए, तो रो, यहाँ पे दो रो को हमने इंटरचेंज कर दिया. आप इसको कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे आप फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को चेंज कर सकते हैं आपस में, या फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. वैसे वर्षा किसी भी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो सेम होगी, लेकिन सिर्फ आपका ये साइन चेंज हो जाएगा. समझ गए? अगर इसकी वैल्यू 5 आती है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 आएगी. गॉट इट? Yes, sir. Yeah, the third property is, if any two rows or columns of determinants are identical, तो वैल्यू उसकी 0 होगी. अगर आप देखें कोई भी रो, आप देख रहे हैं इसमें थर्ड, सेकंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, 3 3 2 2 1 1. ऐसे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आप उसका आंसर सीधे लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिखिए, द टू रोज आर आइडेंटिकल, therefore the value of this determinant is 0. नेक्स्ट है ये, अगर आप इस मैट्रिक्स में किसी भी आप स्केलर की आप मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए किसी में आप मल्टीप्लाई करते हैं आप, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम डिटरमिनेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, से फॉर के की हमने मल्टीप्लाई करी, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाई दैट नंबर. यानी कि अगर हम इसमें सब में के की आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, उस जो आपने मल्टीप्लाई किया है और जो उसका आंसर आएगा डिटरमिनेंट्स का, उसके बराबर होगी. जैसे इसको दोबारा मैं और थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ. एक डिटरमिनेंट्स दिया गया है और उसका वैल्यू दिया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 56 है. यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, द वैल्यू विल बी, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 56, या दैट इज गिवन. लेकिन हमसे कहा गया है कि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं केवल एक रो में, समझ रहे हैं, केवल एक रो में मल्टीप्लाई किया है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 112. मैं इसको दोबारा इसलिए कह रहा हूँ, मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान दें
तो मैट्रिक्स में एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट में होती थी, यू रिमेंबर। मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर की आप मल्टीप्लाई करते थे या फिर हमें कॉमन लेना होता था तो वो कॉमन सारे एलिमेंट से लिया जाता था। यहाँ पर आप किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से तो वो उस पर्टिकुलर रो में होगी या फिर पर्टिकुलर कॉलम में होगी, पूरी डिटर्मिनेंट्स में उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। और अपनी ज़रूरत के अनुसार इस प्रॉपर्टी को भी हम आगे यूज करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. नेक्स्ट चलिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड के टाइम, मीन्स किसी भी एक को हम तो कोई भी रो ले लें या कोई भी कॉलम ले लें तो उसको अगर हम के टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट करें या से के टाइम हम उसको ऐड करें, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट of another row or column the value of determinant remain unchanged। इसको थोड़ा सा आप समझिए कि हमने देखा हमें एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 56 है। गॉट इट? इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई करी सभी में, इसमें ये हमने मल्टीप्लाई करी है कॉलम में। ओके ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करके हमने इसको किसी दूसरे कॉलम में जोड़ दिया। सेकंड जो आपका कॉलम था इसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में जोड़ दिया और जो भी डिटर्मिनेंट्स बना उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। मैं इसको आपको वाइट बोर्ड एक्चुअली प्रॉपर काम नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपको समझाता इसको, आप इसको कुछ समझे। तीसरा रोशनी, Yes, sir. देखिए फर्स्ट कॉलम इज 132, सेकंड कॉलम इज 620। ये कह रहा है कि अगर इसके हम किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अगर n नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें या k नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर किसी दूसरे रो में या दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर आप जोड़ दें या घटा दें तो जो भी डिटरमिनेंट्स बनेगा अगर हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा। इसमें इन्होंने बताया कि फर्स्ट कॉलम ये था, सेकंड कॉलम में इन्होंने और फर्स्ट कॉलम में क्या जोड़ा इन्होंने, फर्स्ट कॉलम में जोड़ा जो सेकंड कॉलम में के का मल्टीप्लिकेशन करके उसको जोड़ा। के मीन्स यहाँ पर इन्होंने, मैं के की बात कर रहा हूँ, के यहाँ पर 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई करी है इन्होंने सेकंड कॉलम में और फिर उसको फर्स्ट कॉलम में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसमें जोड़ा। तो ये आपकी डिटरमिनेंट्स बड़ी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो चेंज किया है आपने वो फर्स्ट कॉलम में किया है। फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को n मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो ये आया और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम अनचेंज है। तो आप अगर ऐसे देखोगे तो ये आपकी डिटरमिनेंट्स और ये डिटरमिनेंट्स आपको सेम नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और यहाँ का फर्स्ट कॉलम चेंज है, लेकिन ये किसी प्रॉपर्टी के तहत ये एलिमेंट्स डेवलप हुए हैं, इसलिए जो कोरस्पॉन्डिंग जो इनका फाइनल डिटरमिनेंट्स जो आप निकालेंगे दैट विल बी 56, दैट विल नॉट चेंज। इसमें अगर आपको कोई और डाउट है तो बताएं। No, sir, no problem. आप इसको माइनस भी कर सकते थे, इसको घटा भी सकते थे। घटाने से ये 6 2 जा कितना 12 1 माइनस 12 ये आपका -11 हो सकता था। 2 2 जा 4 3 माइनस 4 ये आपका -1 हो सकता था अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट करते। एंड दैट इज -2 दैट इज 20 ये -2 अनचेंज रहता। सर हाँ बोले। सर साइन बदलने से गलत तो नहीं होगा ना? नहीं आंसर? ये वो क्या देखिए ना, पढ़िए क्या एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आप चाहे उसको जोड़ें या उसको घटाएं, आपका Yes, sir. जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू है विल नॉट चेंज। इसको हम आगे आपको यूज करके बताएंगे। अभी तो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि इनको आप माइंड में रखिए कि ऐसी प्रॉपर्टी को हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। और सर
के और एन की जगह पे कोई सा भी कोई नंबर भी ले नंबर, सकता है। कोई भी नंबर। ये तो एग्जांपल बताया है कि के टाइम्स करें, या मैंने इसको एन टाइम्स कहा है। आप 2 की जगह आप इसको 4 रख लीजिए, 2 की जगह 6 रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यस यस। So next property, if all the elements of row or column of a determinants are sum or difference of two or more elements, then the determinants can be expressed as a sum or difference of two or more elements. यहाँ भी आपने उसको सेम एग्जांपल से इनको समझाने की कोशिश की है इन्होंने। पहले आपने जो फॉर्मूला लगाया था तो पूरी रो या कॉलम पे लगाया था, लेकिन यहाँ कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, यहाँ पे इसने कौन से में लगाया है, कॉलम पर लगाया है फॉर्मूला। आर सम, if all the elements of row or column of determinants are sum or difference of two or more elements, मीन्स ये इसको ऐसे समझ लीजिए आप, ये थर्ड कॉलम को चेंज कर रहा है ये, और थर्ड कॉलम को दो पार्ट में बांट रहा है, 2+3। आप इसको 4+1 भी ले सकते हैं। आप ये 0+1 है, इसको आप 2-2 भी ले सकते हैं, 3-2 भी ले सकते हैं। और इसको ये क्या है, ये 2+-5 है। लेकिन कोशिश आप कीजिए कि ये जो सिंबल्स हैं ये सेम रखिए। समझ रहे हैं, ये सिंबल्स आप, यानी कि एनी रो और एनी कॉलम कैन बी डिवाइडेड इन 2 एलिमेंट्स। जैसे 5 को 2 एलिमेंट्स में 2+3 किया, या वाइस वर्सा 3+2 भी कर सकते हैं आप। ये क्यों करना है, क्योंकि इस एक डिटर्मिनेंट से आपके दो डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम विल नॉट चेंज। ये देखो एज इट इज हैं। और ये पहले वाले ले लीजिए 2 0 2, ये एक डिटर्मिनेंट्स बनेगा, प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम चेंज नहीं है। ये जो लास्ट वाले एलिमेंट हैं ये वाले ले लीजिए, तो ये आपके दो डिटर्मिनेंट्स हो गए। और अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को आप सेपरेटली सॉल्व करोगे तो आंसर विल अगेन 56। गॉट और एनी डाउट? सर प्लीज एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको सर वो जो थर्ड इसमें है ना, उसमें जो वाइट 20, सर हाँ, ये थर्ड वाला में जो थर्ड कॉलम है 202 है, वो समझ नहीं आया। देखिए ये वाला ये है 2 0 2, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है इसके। हाँ सर, वो फर्स्ट वाला क्यों लिए, मतलब? हमने कहा ना आप इसको दो पार्ट में जोड़ रहे हैं, आप इसको 5 है ना, ये 5 था ना, ये 5 को आपने लिखा 2+3, और मैं आपको कह रहा हूं कि इसको आप 4+1 भी लिख सकते हैं, 1+4 भी लिख सकते हैं, 2+3 भी लिख सकते हैं, 3+2 लिख सकते हैं। बेसिकली डिटरमिनेंट्स में हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम इस 5 को दो पार्ट में बांट लेते हैं प्लस में, ये देखिए हमने 2+3 लिया फॉर एग्जाम्पल, 1 को हमने प्लस में क्या कर सकते हैं, 0+1 कर सकते हैं। इस 3 को बीच में प्लस हमको लेके आना है, तो 2 + -5 करेंगे। अब आपके पास ये एलिमेंट आए 2 0 2, इसको पहली जो डिटरमिनेंट्स बनेगी उसका ये थर्ड कॉलम होगा, और जो लास्ट वाला है ये 3 1 -5, ये आपका जो सेकंड डिटरमिनेंट्स बनेंगी उसका थर्ड कॉलम होगा। मैं एक बार और व्हाइट बोर्ड पे इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। या समझ में आ गया हो तो बताएं। यस, तो यहाँ हम बात कर रहे थे सो दिस इज द व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ पर हम एक डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं हम, फिर उसे समझने का कोशिश करते हैं हम।
सर तो वो लास्ट में जो 2 आए वो उसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा उसका आंसर। यस, एक बार और कोशिश कर लेते हैं हम जरा एग्जांपल लेकर के, जस्ट वेट। चल नहीं रखे तो उसको वर्किंग दिस इज बैठे आपके डिटर्मिनेंट्स एक ये है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, पहले हम एलिमेंट ले लेते हैं 4, 3 और 1, फिर ले लेते हैं हम 3, 0, 7, और ये ले लेते हैं हम 2, 5 और इसको सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको, माइनस प्लस में नहीं छोड़ते, 3। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट्स है। तो इसको हमने कहा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हम। मैं यहाँ पे, आप बताएं कौन सी कॉलम को आप चेंज करना चाहेंगे, आप कौन से कॉलम पर आप ये प्रैक्टिकल करना चाहेंगे? थर्ड पर ही करते हैं ना, तो मैं फर्स्ट को चेंज नहीं करता। ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 7 है, और इसको हम चेंज करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 2 + 0, लिख सकते हैं ना? यस सर। इसको लिख सकते हैं 4 + 1, और इसको लिख सकते हैं हम 2 + 1, राइट। मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि इस बीच में जो सिंबल है ये सेम होना चाहिए, प्लस वाला। चूँकि क्यों प्लस वाला होना चाहिए, इसको हम बंद करते हैं। अब इसको हम 2 डिटरमिनेंट्स में बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला डिटरमिनेंट्स क्या होगा, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 2 कॉलम विल नॉट चेंज, 4, 3 और ये 1, सॉरी ये तो हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी इससे, 3, 0, 7। तो फर्स्ट कॉलम क्या होंगे इसके, ये होंगे 2, 4 और 2। ये जो फर्स्ट वाले हैं आपके, इनको आप ले लीजिए 2, 4, 2। इसको डिटरमिनेंट्स को बंद कर दीजिए और प्लस लगाइए यहाँ पे। और मैंने कहा कि जो फर्स्ट 2 कॉलम है इनको आप चेंज नहीं करेंगे। 4, 3, 1, ये 3, 0, 7, और जो थर्ड होगा वो होगा 0, 1, 1। इसको आप, Yes, sir, got it. ठीक है। लेकिन Yes, sir. अगर मैं इसको दूसरी तरह से आपको मैं और सिखाना चाहूँ कि मुझे तो प्लस नहीं करना है, मुझे माइनस करना है यहाँ पर, तो इसको आप इसको जो आपने ये 2 है, ये तो चलिए 2 माइनस कर सकते हैं, 2 - 0, या इसको ये 2 - 0, और ये करिए आप 6 - 1, और ये कर दीजिए आप इसको भी मिटा करके आपको मैं समझा देता हूँ। इसको 4 कर दीजिए, सपोज 4। Sir, 4 minus. आप 4 - 1 कर दीजिए ना, तो क्या चेंज होगा आपका, ये वाली मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, ये थर्ड वाला कॉलम चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, इसकी जगह 2 होगा, राइट, 6 होगा एंड 4 होगा। गॉट इट? Yes, sir. यस 2, सर। 6, 4, और ये जो सिंबल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस। Minus. और यहाँ पे फिर क्या होगा, 0, 1 एंड 1। ये वाला इनके आगे वाले नहीं माइनस देंगे, ये माइनस हमारा आगे आ चुका है। तो अगर आप इनको अब सॉल्व करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, सपोज करिए ये x है इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन y है, तो जो भी अगर इसका आंसर आया, सपोज करिए आंसर z आया, तो इसका जो फर्स्ट मैट्रिक फर्स्ट डिटरमिनेंट जो लिया था, इसका आंसर z ही होगा। क्लियर? यस सर।
ये Yes, sir. पहले एक मैट्रिक्स थी जिसको हमने दो पार्ट में हमने डिवाइड किया सब्ट्रैक्शन यूज करके, और दोनों मैट्रिक्स के हमने आंसर निकाले। से फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स का आंसर है आपका x, और माइनस दूसरे मैट्रिक्स का आंसर है y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो z आएगा। मैं एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही इधर मीन्स कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स कोई भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी कॉलम या कोई भी रो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूप में दो या तीन डिटर्मिनेंट्स में अगर बांटा जाता है तो उनकी ओवरऑल वैल्यू विल नॉट चेंज। दिस इज द कॉन्सेप्ट, गॉट इट? Yes, sir. आज देखिए मैं भी एक्चुअली एग्जांपल कर रहा हूँ आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ने का। ऑल्दो कल अच्छा है, आज को प्रैक्टिस की जाएगी, थोड़ा सा और अच्छा होगा। ये प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स में तो ये वैसे भी एप्लीकेबल है। मैं आपको अब आप मटेरियल आपको शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, yes, so that was the 6 properties of determinants, and इसको थोड़ा सा हम अपने माइंड में रखें इसका ओवरव्यू, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आगे हमको फर्दर हायर स्टडीज में भी काम आने वाली हैं। दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये चेक ऑफ योर प्रोग्रेस तो आप, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चंस पूछे हैं ओनली 6 प्रॉपर्टीज के ऊपर हैं, एंड यू विल, आई होप कि आप इसमें से कोई भी जो क्वेश्चंस हैं उनको, जैसे पहला ही क्या, यू हैव इंटरचेंज टू रो कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स, व्हाट हैपन इट्स वैल्यू। तो क्या बताया हमने कि अगर आप दो रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, केवल एंड केवल साइन चेंज होगा, वैल्यू उतनी ही आएगी। ठीक है, जॉन इज डूइंग सम मैनिपुलेशन, जॉन ने कुछ मैनिपुलेशन किया विद रो एंड कॉलम के साथ, डिटरमिनेंट्स बाय गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ इट, व्हाट डू यू थिंक ही इज डूइंग, वो क्या कर रहा होगा? तो उसने क्या किया होगा, कॉलम को रो में बना दिया होगा, ट्रांसपोज कर दिया होगा। अगर वैल्यू सेम है, अगर साइन भी चेंज नहीं हुआ है और वैल्यू सेम है, इट मीन्स उसने डिटरमिनेंट्स का ट्रांसपोज करके तब उसने उसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाली। ओके,
सीता ने क्या किया, मल्टीप्लाइड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद ए कांस्टेंट के साथ उसने मल्टीप्लाई किया। द व्हाट वैल्यू द कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट शुड शी गेट बिकॉज ऑफ हर एक्शन। उसने जो भी वैल्यू डिटरमिनेंट्स की आएगी उसमें के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है। सेम है, स्मिथ मेड चेंज इन डिटरमिनेंट सो एज टू ऑब्टेन टू आइडेंटिकल कॉलम्स। आप बताओ इसको, हम नहीं बताएंगे। अब किसी डिटरमिनेंट्स के दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू क्या होगी उसकी? सर 0 आई थिंक। 0 होगी। ओके, तो ये सब आपको अगर 6 की 6 प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हैं तो ये इसलिए आपको काम आएंगी क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे लेंदी रूप में, और उनको आप इजीली सिंप्लीफाई करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज डिटर्मिनेंट्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं और बहुत हैवी क्वांटिटी वाले हो सकते हैं, तो उनको जैसे आप बहुत बड़े हैं, हैवी क्वांटिटी वाले हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टीज लगा करके, या आपकी ये दो वाइफरगेट करते हैं अपने 2 और 3 डिटरमिनेंट्स में, उनको सिंप्लीफाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द यूज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं और उसके कोफैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसको भी हम आगे फर्दर यूज करेंगे। सो लेट ए इज द डिटर्मिनेंट्स। ए डिटर्मिनेंट्स है जिसको हम डिटर्मिनेंट्स आई जे के रूप में लिखते हैं, जहाँ जिसका ऑर्डर एन है। ऑर्डर मीन्स वो आपकी 3/3 हो सकती है, 2/2 हो सकती है। तो यहाँ पर जो उसका ऑर्डर है वो n/n है क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और द माइनर ए जे, माइनर एलिमेंट्स जो आई जे है, which exist in first row and j column of the determinants, and determinants is the determinant left by striking of first row and ij column A। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ इसको। आप ऐसे देखिए, ये एक आपकी डिटर्मिनेंट्स है ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 हम इसको इसलिए कह रहे हैं, हालांकि ये 3/3 होना चाहिए, राइट, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को हम 3/3 ही लिखते, लेकिन डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर मीन्स 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम स्क्वायर होते हैं। और उसमें हम जो भी उसका चाहे हम एक रो ले लें चाहे हम एक कॉलम ले लें, उसमें जितने नंबर होंगे चूंकि दोनों में बराबर होते हैं इसलिए हम उसको ऑर्डर ऐसे लिखते हैं। तो डेट इज ऑर्डर 3। ये वाला ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 2 है। आप देख पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो अगर ये ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट्स है तो उसमें जो माइनर्स है A11 इज द फर्स्ट एलिमेंट। A11 का जो माइनर्स होगा, मैंने आपको बताया कि इस फर्स्ट रो को आप क्रॉस कर दीजिए ऐसे, और फर्स्ट कॉलम को क्रॉस कर दीजिए, जो बाकी जो बचेगा वो उसके माइनर्स होंगे, यानी कि A22, A23, A32, A33 के प्लेस पर जो भी एलिमेंट होंगे, यानी कि एक सब मैट्रिक्स होगी। जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स को सब डिटर्मिनेंट्स होगा, जैसे हमने एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को हमने जब सॉल्व किया था, सिंपली जो फर्स्ट जो सिंपल ये वाली जो सब डिटर्मिनेंट्स होगा, दैट इज द माइनर ऑफ A11। ओके, ये डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था वाइट बोर्ड यूज करके। ऐसे ही अब मैं आपसे पूछता हूँ A12 के लिए माइनर क्या होगा? सर A21, A31, A23 और 33। यस एग्जैक्टली। यस सर। आप उस जहाँ A12 है उस फर्स्ट रो को आप ऐसे स्टिक आउट कर दीजिए, और कॉलम को तो बचेगा 21, 31, 23, 33। इस तरह से आप माइनर्स निकाल सकते हैं, जितने भी आपको माइनर्स निकालने हो। से फॉर अगर आपको A33 का माइनर निकालना है, एक बार और ट्राई कीजिए, तो क्या बचेगा? सर A11, A12, A21 और 22। A22, यस, ठीक है। इस तरह से आप ये देखिए, कुछ क्वेश्चन पे आपसे पूछे जाएंगे कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है,
और उसके माइनर A32 और A23 की वैल्यू आप निकालिए क्या है। तो आप देख रहे हैं A32 मीन्स, याद हमेशा रखना, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ये हमारा ऑर्डर होता है। और अगर ये A32 पूछा मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डेंस का माइनर पूछ रहा है वो। आप देख लीजिए माइनर्स में जो होंगे वो एलिमेंट होंगे 7, 3, 9, 4। इनकी एक छोटा सा सब डिटर्मिनेंट्स हो गया 2/2 ऑर्डर का। क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाइए, द आंसर विल बी 1। एनी डाउट? नो सर। सिमिलरली A23 आप निकाल सकते हैं। A23 मीन्स 4 का कॉरस्पॉन्डेंस में आप निकाल लीजिएगा। 4 के कॉरस्पॉन्डेंस में ये आपकी कॉलम कटा, ये आपकी रो कटी। 7, 5, 6, 2 विल बी द एलिमेंट। फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो दीज आर द माइनर्स। ये माइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि माइनर क्या होते हैं और उनको कैसे निकालते हैं? यस सर। द सेकेंड इज कोफैक्टर्स। कहाँ थे? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट मीन्स कोफैक्टर। इसमें कुछ गलत खाएगा। यस, बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए कि माइनर्स में जब आप साइन को नहीं यूज करेंगे तो वो माइनर है, और अगर आप साइन को यूज करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोफैक्टर्स। जो मैंने कहा दोबारा रिपीट करता हूं मैं। हालांकि मैंने आपकी जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था, व्हाइट बोर्ड में जो मैंने आपको शेयर किया था, कि जो फर्स्ट होगा ये प्लस होगा। गॉट इट? इसका साइन कौन सा होगा? प्लस। A11 का। A12 का साइन क्या होगा? माइनस। A13 का प्लस। A21 का साइन माइनस। A22 का प्लस। A23 का माइनस। और हियर प्लस माइनस प्लस। याद रहेगा? ये कोई दिक्कत है? नो सर, याद रहेगा। नहीं भी याद रहे तो एक चीज याद रख लीजिएगा, जो भी आपको माइनस पूछा जाए, जो भी -1 का, उन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि उसकी जो पावर होगी वो होगी। जैसे A11 है, -1 का कर दीजिए 1 + 1, और -1 का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप A23 निकालेंगे, इसका मतलब है -1 की पावर कितनी होगी? 2 + 5, और -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल बी माइनस। ओके, सो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ, ये पावर के खेल में मत जाइए आप। सिंपली आप याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। गॉट इट? किसी भी माइनर के साथ उसका साइन आप लगा दीजिए, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन इट इज नॉन एज कोफैक्टर। ओके? यस सर। या आगे एक इलस्ट्रेशंस के साथ इन्होंने बताया कि आप A11 का कोफैक्टर निकालिए, A12 का निकालिए। तो देखिए इसने -1 का 12, बाकी सेम, यानी -1 मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डेंस में आप निकालेंगे तो सब डिटर्मिनेंट्स देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। A12 में ये आ गया, A13 में ये आ गया। बस आपको ध्यान रखना है कि A11 प्लस होगा, A12 माइनस होगा, पहले ही माइनस लेके चलें आप, और A13 फिर प्लस होगा। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यानी कि आप इससे पहले ही आप अपना साइन लगा लीजिए तो आपका ये हो जाएगा आपका कोफैक्टर्स। ये और एग्जांपल दिया है इसमें, ये है आपका डिटर्मिनेंट्स। एक बड़ा सा मैट्रिक्स दिया है 4x4 का, और उसमें आपसे कहा गया है कि आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। देखिए इससे बड़ा सम मुझे नहीं लगता कि आपकी इस पूरी बुक में होगा। इट इज़ ए वेरी बिग सम। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें हमेशा डिटर्मिनेंट्स को फॉर्मूला यूज करिए। जब आपने 3x3 का डिटर्मिनेंट्स थी, आप 3x3 की मैट्रिक्स थी,
तो उसका डिटरमिनेंट्स निकाला था आपने। तो क्या तरीका लिया था आपने, पहला एलिमेंट, राइट, और उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो भी बचा उसको हमने एक छोटा सा डिटरमिनेंट बना लिया। तो 1 के कॉरस्पॉन्डेंस में डिटरमिनेंट बना ये वाला, दिस वन, 141 सॉरी -141 0 -3 3 3 1 3। फिर इसके कॉरस्पॉन्डेंस में आपने लिया ये रहा, फिर आपने 0 को कॉरस्पॉन्डेंस में लिया ये रहा, फिर -1 के कॉरस्पॉन्डेंस में लिया ये रहा। यानी कि आप देख रहे हैं कि 4 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स बन गए और इनको आप फिर अलग से सॉल्व करेंगे। मीन्स इनका नाम रख लीजिए, पहली मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट्स का नाम रख लीजिए M11, दूसरे का M12, तीसरे का M13, चौथे का M14, क्योंकि आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना आता है, इसलिए आपने इसको अलग अलग रख लिया और फिर इनको सॉल्व करके फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। आगे मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। 1 के कॉरस्पॉन्डेंस में आपका ये बचा, सॉरी ये पेन इसमें सेलेक्ट यूज नहीं होगी। आप थोड़ा सा बताइए इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको। देखिए 4/4 की ये 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा कि 4 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स का तो फार्मूला हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे मीन्स 1 के कॉरस्पॉन्डेंस में ये 3 मैट्रिक्स बची 3 ऑर्डर की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये वाली मैं पॉइंट भी गिन लेता हूँ, -1 4 1 0। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैं बहुत सिंपल है। आप कच्ची पेंसिल लीजिए, लेड पेंसिल लीजिए, इस जहाँ पे जिसके कॉरस्पॉन्डेंस में निकाल रहे हैं इसके कॉलम को भी काट दीजिए, इसकी रो को भी काट दीजिएगा। रिमेनिंग जो एलिमेंट बचेंगे वो आपकी सब डिटरमिनेंट्स के एरी होंगे, सब डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट होंगे। ठीक, मैंने कहा ये प्लस है और ये दूसरा वाला माइनस है, माइनस देखो इसने अपना आप लगा लिया है। इसके कॉरस्पॉन्डेंस में मैंने कहा जहाँ 2 है इस कॉलम को काट दीजिए, फर्स्ट रो को काट दीजिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट होंगे। 0 के कॉरस्पॉन्डेंस में आगे प्लस मैंने क्यों लगाया, प्लस माइनस प्लस देन फिर माइनस। 0 के कॉरस्पॉन्डेंस में इसको फर्स्ट ये थर्ड कॉलम को काट दीजिए, फर्स्ट रो को काट दीजिए, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के बचे ये आपके। और ऐसे सिमिलरली 1 के कॉरस्पॉन्डेंस में। अब इनको आप चाहे तो यहीं सॉल्व कर लीजिए, चाहे इनको अलग ले लेकर सॉल्व कर लीजिए। इस किताब में तो अलग इसको इस वाली को पहला M1 लिया है, M11 लिया है, इसको M12 लिया है, इसको M13 लिया है और इसको M14 लिया है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, राइट। इसको इक्वेशन नंबर इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, क्योंकि बाद में M11 M12 M13 M14 की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, देखो M11 को इसने सिंप्लीफाई करके 44 आया आंसर, 54। M12 को आंसर 47 आया, M13 को भी सॉल्व किया 49 आया, M14 को सॉल्व किया आंसर आया 13। और इन M11 12 13 14 को इन्होंने जो मैंने कहा इक्वेशन नंबर ये मान लिया आपने 1, यहाँ इनकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिटर्मिनेंट्स A विल बी -27। ओके, थोड़ा सा सम थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करके आप जो हम समझाना चाह रहे हो वो समझ लेंगे तो बहुत इजी होगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे तो कोई हम ब्लैक बोर्ड लेकर के एक और कोई सम लेकर के भी समझाएंगे, लेकिन पहले 1-2 सम और समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया है इन्होंने कि ये दिस इज द डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली ऐसे डिटरमिनेंट्स या तो इवेलुएट करने के लिए आएंगे या फिर कहेंगे कि इसकी वैल्यू ये है, प्रूव कीजिए। जब हमें ये आता है कि प्रूव कीजिए इसकी वैल्यू, थोड़ा सा हमें एक आइडिया होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। और जब हमसे कह रहे हैं कि आप खुद ही इवेलुएट कीजिए, तो फिर हम कोशिश करते हैं
कि हम वो जो प्रॉपर्टीज हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको अगर हम याद करें, उनको हम अगर ध्यान दें तो शायद वो हमारे लिए वो हेल्पफुल होंगी। देखिए, एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, अगर आप देख पा रहे हो, पहला फर्स्ट रो देखिए, व्हाट इज कॉमन, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? ए। आप ये मत समझिए कि ये इसको आप जीरो को ए इंटू जीरो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में से ए कॉलम आया, कॉमन आया, सेकंड कॉलम में सेकंड रो में से बी कॉमन आया, थर्ड रो में से सी कॉमन आया। तो आपने देखा इस डिटर्मिनेंट्स को हमने ऐसे रखा और ए बी सी तीनों कॉमन ले लिए, ए फ्रॉम फर्स्ट रो, बी फ्रॉम सेकंड रो एंड सी फ्रॉम थर्ड रो। तो आप देखेंगे आपका ये बचा 0b², चूंकि ए निकल चुका है, यहाँ से ए निकल चुका है c², यहाँ से b निकल चुका है कॉमन। ये आपके सिंपल एक डिटर्मिनेंट्स बची ए बी सी जिसके बाहर है। अब आप इसको, और तो कॉलम आपके पॉसिबल नहीं है, हैं, यस पॉसिबल हैं। देखिए, इसमें से आप क्या कॉलम ले सकते हैं? फर्स्ट कॉलम में से सर A², इसमें से b² और थर्ड में से c²। फिर अगेन कॉलम ए बी सी तो आपके पास ऑलरेडी है, इंटू A² इंटू b² इंटू c² मीन्स A³ इंटू b³ इंटू c³ आपके सामने आ गया है ये वाला। और अंदर जो बचा 0 1 1 1 0 1 1 1 0, और इस वाले डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर लीजिए, देन यू विल गेट आंसर 2। इस डिटर्मिनेंट्स का आंसर होगा 2, तो आपको आंसर होगा 2 इंटू A² सॉरी 2 इंटू A³ इंटू b³ इंटू c³। गॉट इट? yes sir, रोशनी क्लियर है? यस सर। yes sir, या सो यहाँ आपके कुछ प्रोग्रेस के लिए पूछा है कि आप बताइए। ये देखिए सिंपल है, ये कह रहा है कि आप इसमें अगर पूछे आप इसके कॉरस्पॉन्डेंस में कौन सा माइनर्स है, कौन सा कोफैक्टर है, तो मैंने कहा जिसका पूछे उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काट लीजिए। तो इसका जो वो माइनर होगा वो तो 3 3, होगा, इसका जो yes sir, माइनर -2 का जो माइनर होगा वो 4 होगा, 4, ठीक है। और अगर हम 4 का माइनर निकालेंगे तो -2 होगा, -2, 3 का माइनर निकालेंगे तो वो 1 1, होगा। अब इनके साथ साइन लगा दीजिए, तो जो वैल्यू आपने निकाली है मीन्स पहला sir प्लस plus, माइनस, ठीक है, yes sir, ये यहाँ पे माइनस minus, प्लस, plus, इनके साथ yes sir, माइनस में जो आपने निकाले माइनस के आगे इसके रूल के अकॉर्डिंग आप साइन लगा दीजिए, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कोफैक्टर्स। एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्रैमर रूल, और अक्सर आपके एग्जाम्स में या बहुत कॉम्पिटिशन्स में इस क्रैमर रूल का बहुत उपयोग है। और ये हमेशा यूज होता है क्रैमर रूल्स लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं? इक्वेशंस में जहाँ रिलेशन हो, मीन्स बीच में इक्वल हो। इनइक्वलिटीज किसको कहते हैं? जहाँ लेस देन और ग्रेटर देन हो, और जहाँ कोई रिलेशन नहीं होता, ना लेस देन, ग्रेटर देन, ना इक्वल, उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, अगर वो एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखी है। आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, अब जस्ट आपको सेंसिटाइज किया कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पर, अगर यहाँ पे ये इक्वल ना हो तो इट इज ए पॉलिनोमियल, और यहाँ पे अगर इक्वल है तो दिस इज इक्वेशन, और यहाँ पे अगर इक्वल की जगह लेस देन और ग्रेटर देन हो तो ये होगा इनइक्वालिटी। ओके, yes sir, ये देखिए बहुत बड़ी लेंदी इक्वेशन है, लेकिन चूंकि हम इतनी लेंदी इक्वेशन नहीं यूज कर सॉल्व करते क्रैमर रूल से, हम केवल 2 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर में मीन्स जहाँ x एंड y वेरिएबल हों, या फिर मैक्सिमम x y z 3 वेरिएबल हों, इन्हीं इक्वेशंस को, इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को, इक्वेशंस की गलती मत करिए, लीनियर कहिए। लीनियर इसलिए कहते हैं हम जहाँ x एंड y की कोई पावर 2 या 3 ना हो। लीनियर मीन्स जहाँ उसकी पावर 1 ही हो, और 1 पावर को हम कभी भी लिखते नहीं हैं, हम हमेशा उसको ऐसे ही लिखते हैं। हम कभी नहीं लिखते कि ये, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इसको जल्दी से आगे चढ़ा के, हम इसको कभी नहीं लिखते x⁻1, यहाँ पे y⁻1, z⁻1, कभी लिखते हैं? नहीं लिखते,
चूंकि पावर 1 है वो ऑटोमेटिकली क्लियर है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, आप इसको पहले आगे ऊपर ही चलते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन को किस रूप में लिख सकते हैं, ये जो है ये है आपके एलिमेंट, ए में जो आते हैं वो एलिमेंट आते हैं ax इक्वल टू बी के फॉर्म में हम इन लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं। ए जो होगा वो एक डिटर्मिनेंट्स होगा या एक मैट्रिक्स होगी जिसमें इनके कोफिशिएंट होंगे x और y और z जो भी आप होंगे उनके कोफिशिएंट होंगे। x में हम सिंपल वो लेंगे जितने हमने वेरिएबल लिए हैं x1 x2 x3 या xn, और इक्वल टू वाले में जो वैल्यू आ रही है ये वाली b1 b2 b3 b4, ये थोड़ा सा इसको यहाँ ना समझ करके अगर हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये एक n नंबर की मैट्रिक्स लेकर के समझाने का प्रयास किया है। और चूंकि जब हमें पढ़ना ही हमें ऑर्डर 3 या ऑर्डर 2 की डिटर्मिनेंट्स को है तो हम लेट अस टेक एग्जांपल। बट बिफोर गोइंग टू क्रैमर रूल और टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन थ्रू क्रैमर रूल देयर आर सर्टेन एजम्पशंस, उनको भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से तो सबसे पहला हम काम करेंगे डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे हम उसका, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स को हम आगे डी के फॉर्म में डिनोट करने जा रहे हैं। क्रैमर रूल की अगर बात करें इससे पहले हम लिखते थे DET, और जो मैट्रिक्स होती थी ABC, डिटर्मिनेंट्स A, डिटर्मिनेंट्स B, डिटर्मिनेंट्स C, ऐसे लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स, चूंकि यहाँ पे मैट्रिक्स ए ही होगा और उसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा उसको हम हमेशा डी से हम करेंगे। तो ये कह रहा है कि अगर आपने डी निकाल लिया और डी की वैल्यू 0 नहीं है तो आप जान लीजिए जो आपको इक्वेशन मिली है लीनियर इक्वेशन, उसके जो रूट्स हैं या उसके जो आंसर्स हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। पहला रूल या पहली प्रॉपर्टी, जैसे हमने डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहाँ क्रैमर रूल के लिए प्रॉपर्टी हैं ये कि अगर आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली वो अगर 0 नहीं है तो जो x y z की वैल्यू आएंगी वो आराम से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, और उनकी जो वैल्यू है आराम से x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कुछ, z इक्वल टू कुछ, वो इजीली सॉल्वेबल होंगी। मीन्स द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम आपका कौन सा है, कंसिस्टेंट है, उसमें कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। इनकंसिस्टेंट उसको कहते हैं जहां x और y की वैल्यू एक ना होकर के कई सारी होती हैं, और वो सिस्टम क्रैमर रूल में हम सॉल्व नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर आपकी d की वैल्यू 0 आ गई और D1, D2, D3, D4 या Dn जो भी हैं वो भी 0 हैं। D1 में आपको जब क्रैमर रूल अप्लाई करूंगा तो बताऊंगा D1 क्या होता है, D2 क्या होता है, D3 क्या होता है। लेकिन अगर D1, D2, D3 ये सब भी 0 हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम के जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट हैं और सिस्टम कंसिस्टेंट है। थर्ड अजम्पशन इसका बनता है कि अगर अगर डिटर्मिनेंट्स जो हम निकाला है वो उसका आंसर 0 है, और इनमें से D1, D2, D3 जो हम क्रैमर रूल में हम निकालते हैं D1, D2, D3, D4 जो भी, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब उस सिस्टम की कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें x y z की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। गॉट माय पॉइंट? ये तीनों कंडीशंस को आप याद कर लीजिएगा। इस तीनों कंडीशंस को याद करने से पहले बस मेरी तरफ एक छूटा हुआ है। आप भी देख रहे हैं कि D1, D2, D3, D4, Dn ये हैं क्या। सो लेट अस डिस्कस, और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से आपको D1, D2, D3 बता पाएंगे, क्योंकि ऊपर को जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और वो उसमें आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, और इसमें हम आपको बताएंगे कि D1 क्या होता है, D2 क्या होता है और D3 क्या होता है। D3 तक ही हम बात करेंगे क्योंकि ये 3 ऑर्डर की इक्वेशंस हैं या 3 ही इक्वेशंस हैं जिसमें x y z की वैल्यू निकालनी है आपको।
तो इसलिए हम D3 से ऊपर नहीं जाएंगे, D4 नहीं जाएंगे, इसलिए D1, D2, D3। तो मैंने आपको बताया ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। ये इसको एक मिनट, इसको मैं कहीं नोट कर लूँ और नोट करके आपको इसको सॉल्व करके ही देखते हैं, ज़्यादा बेटर है इसमें देखने की बजाय। ये है आपकी x माइनस 4y माइनस जेड इक्वल टू 11, 2x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 39, माइनस 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, 1 मिनट के लिए, ताकि हम आपको D1, D2, D3 ये सब आपको बता पाएँ। उसके बाद आगे फर्दर यहीं से डिस्कस करेंगे जहां हम इसको छोड़ रहे हैं। दिस इज योर वाइट बोर्ड, और इसका हम थर्ड पेज ले लेते हैं और हम तीनों इक्वेशंस को लिखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी x माइनस 4y माइनस जेड इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 39, और थर्ड इक्वेशन है माइनस 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1। ये 1 ही टेढ़ा क्यों बनता है, समझ में नहीं आता। ओके चलो ठीक है, इसको और समझेंगे। सो इज इट विजिबल, आपको दिख रही है ना इक्वेशन ये तीनों? यस सर। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ आपको, अदर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b, ठीक है। वेयर x क्या, a क्या है, a की वैल्यू क्या है, a जो है a इक्वल टू होगा, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट्स बनाइए। इनके जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। दूसरा 2 माइनस 5 प्लस का 2, प्लस क्यों लिखा हमने, जरूरत नहीं थी, माइनस 3 2 1, ये हमारा a है, ठीक है। ओके यस सर। और x क्या है, x इक्वल टू है, ये बनाइए आप, x इक्वल टू है x y एंड z, ये आपका x है बेसिकली। और यहाँ पे ऊपर ही लिख लेते हैं। और b क्या है, b भी आपका है, इसको आप ऐसे करिए, b है 11 39 और 1, ठीक है। तो ये आपने इस इक्वेशन से आपने लिखा दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b, वेयर a की आपने वैल्यू निकाल ली इस इन तीनों इक्वेशन से। x लिखा, x हमेशा x y z होगा, और b की हमेशा जो इक्वल के जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होंगी उनको आप एक कॉलम मैट्रिक्स की तरह लिखेंगे। तो ये आपकी b होगी। अब हम जो बात करते हैं d क्या होगा, तो d जो आपने जो a बनाया है ना, अगर आप इसमें a को, अगर आप इसको ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इसको लिख रहे हैं तो दैट इज a, लेकिन अगर इसको आप d लिखेंगे तो d हमेशा होगा, यही सेम आंसर रहेगा, लेकिन वो डिटरमिनेंट्स में हो जाएगा
1 माइनस 4 1 2 माइनस 5 2 और 3 माइनस का 3 2 1, ये आपका डिटर्मिनेंट्स होगा। फिर D1 क्या होगा? देखिए D1 होगा आपका, ध्यान से सुनिएगा, D1 का मतलब है आप पहले कॉलम को चेंज कर दीजिए, चेंज फर्स्ट कॉलम। तो अगर फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है, किससे चेंज करना है? बी से चेंज करिए, तो वैल्यू क्या आएंगी? 11 39 1, और बाकी दो कॉलम को सेम रहने दीजिए, 4 माइनस 5 2 माइनस 1 2 1। ठीक है, अब आप बताओ D2 क्या होगा? बोलें तीसरा। यस सर। D2 क्या होगा? D2 क्या होगा? D2 में आप 2 का जब बात करते हैं, इसका मतलब सेकंड कॉलम को चेंज करिए, बाकी 1 2 माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। सेकंड कॉलम किससे चेंज करेंगे आप? बी से, यानी कि यहाँ बी कितना आएगा? 11 11 39 39 1, 1। और बाकी चेंज अनचेंज रहेगा, माइनस 1 2 1। ये आपका D2 होगा। अब आप D3 भी बता दीजिए, D3 क्या होगा? D3 का मतलब आप बताओ, D3 क्या होगा? सर थर्ड कॉलम को चेंज थर्ड करना है कॉलम को चेंज करना है, यस। तो बी से। बाकी को चेंज रखिए, बाकी को ऐसे इंटरचेंज रखिए, अनचेंज रखिए। -4 -5 और 2, अब यहाँ पे रखेंगे कितना? 11 39 और 1, ये आपका D3 होगा। ठीक है, तो बार बार हम जो बात कर रहे हैं कि D1 D2 D3 और D, मीन्स आप देख रहे हैं, देखिए ये एक आपकी डिटर्मिनेंट्स है, दिस वन, ये, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा नंबर्स में आएगी। D1 को भी आप सॉल्व करेंगे, उसको भी अलग से सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करना आपको आता है, आई होप। और D2 को भी सॉल्व करेंगे, और D3 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, जब इनको हम तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x एंड y की वैल्यू, मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, हमेशा x जो होगा क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग x इक्वल टू होगा D/D1। आप तो D और D1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। y इक्वल टू होगा D/D2, और z इक्वल टू होगा D/D3। ओके, एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हम ये उल्टा तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यस यस, उल्टा उल्टा, ओके, मैं जो मुझे डाउट था, सॉरी। ये इसको आप रबड़ ले लीजिए, डिनोमिनेटर सेम होगा। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग जो आपका x होगा, x की वैल्यू होगी आपकी ये D1 होगा, ये D2 होगा, और ये D3 होगा। तो इस तरह से आप x एंड y एंड z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम आपके जो क्वेश्चंस था उस पर चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलिए आपके हम स्टडी मैटर पे चलते हैं। और क्रैमर रूल पे क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए चूक मत कीजिएगा। इसको आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस, अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ भी लीजिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है या, तो ये देखिए, इस क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे कि ये क्रैमर रूल से सॉल्व करवाया था हमने। यहाँ से D निकाला, D मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x y z, हमने इनको अलग कर लिया।
इनको हमने सॉल्व भी कर लिया साथ में, आंसर 34 आया। हमने देखा कि डी की वैल्यू 0 नहीं है। जब डी की वैल्यू 0 नहीं है तो पहला कंडीशन क्या था, इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स सिस्टम के सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हो, बिकॉज सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो वही बात इसने लिखी है, इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 सो सॉल्यूशन इज यूनिक एंड कैन बी ऑब्टेन्ड एज, दिस इज द क्रैमर रूल, x इक्वल टू होता है d1 अपॉन डी, y इक्वल टू d2 अपॉन डी, z इक्वल टू d3 अपॉन डी। अगर 4 वेरिएबल की इक्वेशन होती तो w इक्वल टू, अगर फोर्थ वेरिएबल w होता तो उसकी वैल्यू होती d4 अपॉन डी। ओके, मैंने आपको d1 बताया कि d1 कैसे निकालना है। आपको फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दीजिए और उसका फिर सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। d2 मैंने बताया कि सेकंड कॉलम को चेंज कर लीजिए b से, जो आपने b की वैल्यू निकाली है। ये तो आधा, इसने तो पूरा भी नहीं बताया कि इसमें a क्या है, x क्या है और b क्या है, कोई बात नहीं। और फिर d3 में आप थर्ड कॉलम को आप b से चेंज कर लीजिए। तो d1 d2 d3 आपने निकाल लिए तीनों। इट इज़ वेरी सिंपल, x इक्वल टू d1 अपॉन डी, y इक्वल टू d2 अपॉन डी, z इक्वल टू d3 अपॉन डी। तो इस तरह से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -5 है एंड z की वैल्यू z की वैल्यू 8 है। सो दीज आर द वैल्यू दैट इज द x y z। और क्विकली हम इसको जरा सेकंड को देखते हैं, व्हाट सेकंड इक्वेशन से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसको लिखा ax इक्वल टू b, a की वैल्यू हमारी ये होगी, b में x में x y z होंगे और b की वैल्यू -10, 0 और 13 को लेकर के एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। लेकिन सबसे पहले हम d ही निकालते हैं। तो जब हमने d की वैल्यू निकाली तो ओ माय गॉड, ये तो 0 आ गया। तो इसको आगे करने से पहले रुक जाइए, क्योंकि जब आपने d निकाला तो d की वैल्यू 0 आई। और हमने क्या पढ़ा है रूल में कि अगर आपकी d की वैल्यू 0 है तो 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर d1 d2 d3 ये सारे 0 हो गए, इसका मतलब सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं। और अगर d इक्वल टू 0 और इसमें से कोई सा एक 0 ना हो, एटलीस्ट 1, ना d1 है ना d2 है, कोई सा एक 0 ना हो, तो फिर वो सिस्टम सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इसको आपने निकाला d, वो 0 है, 2 पॉसिबिलिटी बनी। तो फिर आगे हमने d1 d2 d3 को सॉल्व किया। आपने देखा तीनों ही 0 निकल आए, ऑल 0। इसका आप क्या कहेंगे, हियर d इक्वल टू d1 d2 d3, इट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट, infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्रैमर रूल सिर्फ ये बताता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उनको सॉल्व करने का तरीका नहीं बताता है। गॉट माय पॉइंट? आप सिर्फ इसको यही छोड़ दोगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। आप यहाँ आप वो नहीं लगा पाओगे x इक्वल टू d1 अपॉन डी, d2 अपॉन डी और d3 अपॉन डी। ओके, क्योंकि आप उनसे x y z के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो क्रैमर रूल से पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. थर्ड, इसमें एक और एग्जाम्पल दिया है। आपने यहाँ देखा, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। डिटर्मिनेंट्स निकाला, वो वैल्यू 0 है। आगे d1 निकाला, वो 0 नहीं है। रूल के क्या, आगे रूल ने क्या कहा कि अगर एक भी d1 या d2 या d3 में से कोई भी 0 नहीं है, इसका मतलब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्व नहीं हो सकता और सिस्टम इनकंसिस्टेंट। आपने इसलिए देखा, इसने यहीं पर छोड़ दिया, d इक्वल टू 0 है और d1 d2 d3 तो छोड़ दीजिए, और इसमें से कोई एक भी 0 नहीं है, तो उस सिस्टम की कोई सॉल्यूशन नहीं होगी और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्रैमर रूल सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व कर सकता है जहाँ सिस्टम कंसिस्टेंट है और जहाँ फाइनाइट सॉल्यूशन है उसके, नॉट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि d1 तो है ही 0, उसके साथ d2 भी हो? निकाल भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहा कि अगर एक d1 d2 d3 में से कोई एक, अगर आप यहाँ इसका आंसर 0 आ जाता ना, देन आपको d2 निकालना ही होता। d2 भी 0 आ गया सपोज,
फिर D3 निकालना होता है। अगर D3 आपका 0 नहीं आया तब आप कहते कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें ओके सर। कंडीशंस में ये कहा है कि एनी वन, D1, D2, D3, D4 जितना भी है उसमें से कोई अगर एक भी 0 नहीं हुआ तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ओके यस सर। Okay. So my slides is visible or not? Yeah, it is visible. So यस सर। what is next? So there are some illustrations by Kramer rule. You can use many questions if you find any difficulties. And you know this topic, एक क्वेश्चन आपको आएगा मैट्रिक्स में से, एक क्वेश्चन आएगा आपको डिटर्मिनेंट्स में। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। और वैसे बहुत सिंपल है क्रैमर रूल का, डी एक्स इक्वल टू क्लियर है D1 अपॉन डी, बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू ही अगर नहीं निकालनी आएगी तो फिर आगे का सारा प्रॉब्लम आपको होगा। इसलिए पहले 2-4 डिटर्मिनेंट्स लीजिए और उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और अपनी एक्सरसाइज भी ले सकते हैं आप, या अपने खुद ही आप बना लीजिए और उनको सॉल्व करिए। फिर देखिए आप कि आप क्रैमर रूल को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिए इसमें भी ये कहा था कि क्वेश्चन लिख क्रैमर रूल से इसने सॉल्व किया है। हियर व्हाट वी विल फाइंड, D इक्वल टू 0, D1 0, D2 0, D3 0। मीन्स क्या कह सकते हैं हम, सिस्टम कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और ये क्रैमर रूल से इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्रैमर रूल सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि ये सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये आपके क्रैमर रूल हैं। आगे आप बताइए इसमें और कुछ है क्रैमर रूल के अलावा? ये सब क्रैमर रूल के हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज भी दिए हैं सर, ये एक्सरसाइज है ना, ये इसको आप सॉल्व करिएगा। इनके आंसर भी नीचे दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, 3 इक्वेशन दी गई हैं और क्रैमर रूल से इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं। आप इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें परफेक्शन होगा। हमें अगर ऐसे लगे कि ये नहीं ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये तो हो गया, नो, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। सो एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आप भी सोच लीजिए अगर आपको इसमें से कोई डाउट हो तो 1 मिनट बाद अभी हम बात करते हैं। जस्ट क्या बोलते हैं, वाटर ब्रेक, पानी पीने का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, यस सर। yes, so our next topic is inverse of mathematics, inverse of matrices. Okay, one student is also there, Mamta Pandey. Mamta Pandey, कहाँ से हैं आप? You are from where?
ममता पांडे तो लेफ्ट हो गए। ओके, so this is inverse of matrix. Do you have any idea about inverse? सर वो जो साइन होता है ना, तो हाँ, जो प्लस रहता है तो आई थिंक वो माइनस हो जाता है। पावर माइनस में जाता है। हाँ, एक इसको हम दो तरह के इन्वर्स कहेंगे हम। अगर इफ यू रिमेम्बर, हमने मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी। एक होता है एडिटिव इन्वर्स, एक होता है आपका मल्टीपल इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स वो होता है जिसमें सपोज ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और उनमें अगर हम सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो वो भी इन्वर्स होता है। लेकिन मैट्रिक्स में जब ज़्यादा हम कॉमन वे में अगर हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं, बेसिकली मल्टीपल इन्वर्स की बात करते हैं, उसमें इसका एक प्रॉपर्टी है कि उस मैट्रिक्स में उसके अगर इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स ए इंटू ए इन्वर्स, तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही हमें मिलेगा। तो दिस इज द वन प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स। इसको थोड़ा सा हम ध्यान रख करके आगे हम इसको पढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस। इसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि ये देखिए आपने सही कहा, लेट ए इज द मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए रेज टू पावर -1, और हम इसको रेज टू पावर -1 को हमेशा इसको कहेंगे ए इनवर्स। लेकिन इसको कभी भी आप ये मत समझ लीजिए इसका रेसिप्रोकल है ये, नो, इसको 1/a नहीं ले सकते इसको आप। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 1/a को भी ए इनवर्स लिख सकते हैं, नो। यहाँ ए इनवर्स का एकदम डिफरेंट मीनिंग है और 1/a का डिफरेंट मीनिंग। क्यों? क्योंकि 1/a यहाँ a की पावर 1 है, ऊपर ले जाते हैं तो a की पावर -1 है। ये सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है। बट इन मैट्रिक्स ए इनवर्स लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, बट इसकी वैल्यू कभी भी 1/a के बराबर नहीं होती है। चलिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स उसके जो डायगोनल है वो 1/1 होंगे, चाहे वो 2/2 का हो या 3/3 का हो, एंड रेस्ट एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर विल बी 0। ये आपको एक प्रॉपर्टीज है कि चाहे हम a इंटू ए इनवर्स करें या a इनवर्स इंटू ए करें, द वैल्यू विल बी आई। ठीक है, कोई दिक्कत है? और इसको हम आगे सॉल्व भी करके देखेंगे और इसको हम प्रूव भी करेंगे कि a इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही क्यों होता है। इसको आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ये। डस द मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स बाय इट्स इनवर्स produce an identity matrix? Not, however, that not all square matrices have an inverse matrix. If the determinants of the matrix is 0, then it will not have an inverse, since the matrix whose determinants is 0 is known as singular. We stipulate that। इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि हम जो इन्वर्स निकालेंगे ना, जैसे हमने क्रैमर रूल में XYZ निकालने से पहले सबसे हमने पहले डिटरमिनेंट निकाला था। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हमको दी होगी 2/2 की या 3/3 की, तो सबसे पहले अगर हम उसको मैट्रिक्स को A कहेंगे, तो अगर हम उसका डिटरमिनेंट A निकालेंगे, अगर उसका डिटरमिनेंट A 0 आ गया शुरुआती में ही, तो हम लिख देंगे कि उसका A इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। देखिए, जैसे इसमें यही बताया है, केवल एंड केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इनवर्स रखती हैं, उन्हीं का इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो फर्दर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे या कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे। देयर मे बी 2 पॉसिबिलिटीज इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड the determinant of A is 0, then we can say it is a singular matrix and inverse of this matrix does not exist. And in other word, if the matrix A have the value of determinant is non-equal to 0, then it is a non-singular matrix and here inverse exists, and we will find out the inverse by following जो भी method है हम उनको। और जिनका इन्वर्स होता है
उनको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोई पूछे आपसे व्हाट इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का सीधा ये है क्योंकि जिसको आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, या इन अदर वर्ड मैट्रिक्स की भाषा में या डिटरमिनेंट्स की भाषा में हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहेंगे। और छोटी सी हिडन चीज है और ये अक्सर बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है कि व्हाट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। उसमें 2-4 एग्जाम्पल देंगे उल्टे सीधे, उसमें एक आंसर होगा वेयर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वही आंसर आपका ठीक होगा, वेयर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दैट मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और हम डे 1 से कुछ प्रॉपर्टीज हमने मैट्रिक्स की पढ़ी, कुछ डिटर्मिनेंट्स की पढ़ी। हियर वी विल लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और इन्वर्स मैट्रिक्स हम पहले ही कह चुके हैं कि हमेशा उसको हम A-1 और हम इसको कॉल करेंगे हमेशा A इन्वर्स। तो A इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेट अस सी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज ए नॉन सिंगुलर। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, इफ एंड ओनली इफ इज डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप हमेशा इन्वर्टेबल कहेंगे अगर वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मीन्स अगर उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। द इनवर्स ऑफ इनवर्स, हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आपने पहले पढ़ा था, द ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स। तो सिमिलरली इनवर्स का वो इनवर्स तो यही फॉर्मूला लागू होता है कि ए इनवर्स का अगर आप फर्दर इनवर्स निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स ए ही निकल के आएगा। दूसरा फॉर्मूला है कि इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, पहले हमने कोई मैट्रिक्स ली, उसका इनवर्स निकाला, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाला फिर इनवर्स निकाला, दोनों आंसर सेम होते हैं। तो ये एक फंडामेंटल रूल बन गया कि ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल टू होगा ए इनवर्स। द थर्ड रूल है कि दो मैट्रिक्स हैं, देयर आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं, मीन्स उनका इनवर्स, दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सेम ऑर्डर की है, मीन्स 2/2 होंगी या फिर 3/3 होंगी या 4/4 होंगी। तो यहाँ पर ए बी इज आल्सो इन्वर्टेबल, यानी कि अगर दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए बी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो तभी सत्य होगा जब ये फॉर्मूला वो सेटिस्फाई करेंगे। या इसको वाइसे वर्सा कह लीजिए, देयर आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, उन पर उनके प्रोडक्ट पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि अगर ए बी को, दोनों मैट्रिक्स को पहले हम मल्टीप्लाई कर लें तब उसका इन्वर्स निकालें तो वो इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ एक चीज ध्यान रख लीजिए, दैट विल नॉट इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये अपोजिट हो जाएगा, तभी मल्टीप्लिकेशन इसका बराबर आएगा। तो दीज आर द 4 फंडामेंटल रूल, 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैथमेटिक्स। तो आगे चलें, कुछ आपका क्वेश्चन है तो बोलें। प्रॉपर्टीज को लेकर तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इज देयर एनी डाउट? नो सर। चलें आगे। थक गए क्या? आवाज नहीं आ रही है किसी की भी? रोशनी, किसरा, यस सर। थक गए? नो सर। रोशनी, नो सर। क्योंकि इनवर्स एक्चुअली है क्या ना, ये देखिए काउंसलिंग में होता है कि आप पहले पढ़ के हैं, बट मैथमेटिक्स का थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको समझाना होता है। या तो ऐसा करते हैं, इनवर्स चूंकि नया टॉपिक है इसको हम कल डिस्कस करते हैं, अदरवाइज डिटर्मिनेंट भी भूल जाएगा। जो आपने पढ़े हैं ना, क्रैमर रूल पढ़े हैं और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, वो भी आप भूल जाएंगे। लेकिन इन डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि इनवर्स में वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है। और एक चीज़ और हमको कहनी थी, क्या इस क्लास को हम थोड़ा 4 की बजाय 3:30 कर सकते हैं कल? सर कल तो क्लास नहीं है, कल फर्स्ट क्या?
कल क्लास नहीं है? नहीं है। श्योर? नो सर। एक सर 1 सितंबर को है। मिनट में चेक, तो यानी कि कल क्लास नहीं है, तब ठीक है, फिर तो वो तो वही रखेंगे टाइम पे। आई थॉट कि शायद कल कोई क्लास ना हो। नो सर, नो प्रॉब्लम। या ऐसे करते हैं, सिलेबस तो बड़ा है ना, कल भी क्लास रख ही लेते हैं, तो पूरा नहीं हो पाएगा नहीं तो। हम आरसी चंडीगढ़ को रिक्वेस्ट कर लेंगे कि एक क्लास दे दीजिए, अगर आप लोग कन्वीनियंट हो तो बोलिएगा। यस सर। कल आप क्लास में आना चाहेंगे? अगर हम रखें 1 घंटे की, सवा घंटे की, तो ये हमारा इनवर्स खत्म हो जाएगा ना। यस सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कल हम लोग ऐसा करते हैं, फिर जो भी होगा, मतलब कोशिश करिएगा 4 से 10-15 मिनट पहले, हम कोशिश करेंगे 4 बजे एकदम उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, यस सर। चलिए, तो कल हम आपका वेट करेंगे और इनवर्स को थोड़ा सा नए फ्रेश मोड में उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यस ओके। सर, थैंक यू सर।